हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। और मैं सचिन आपके लिए जीएस का नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। चलिए तो आज की मोटिवेशनल लाइन्स है। आज की मोटिवेशनल लाइन से, एक नदी एक पहाड़ को काट देती है, एक नदी एक पहाड़ को काट देती है, लेकिन अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने द्वारा किए गए लगातार प्रयासों से काट देती है। तो दोस्तों मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूँ, लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं है। अगर आप प्रयास करें तो उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, लेकिन प्रयास में निरंतरता होनी चाहिए। अगर आप प्रयास में निरंतरता रखेंगे तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। जैसा कि आपको पता है, अब आगे यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के एग्जाम होने वाले हैं, तो लग जाइए, कमर कस लीजिए और अपने सपनों को सच करने के लिए दिन रात एक कीजिए और मेहनत कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस व्यक्ति ने मालवानित्रम लिखी? कौन सी? मालवानित्रम लिखी है और उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है। जिन्होंने कौन सी रचना की? मालवानित्रम लिखी और इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो देखिए, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, लेकिन मैं आपको फिर भी कह दूं कि शेक्सपियर से कालिदास की तुलना करना, कालिदास को कम आंकना है। कालिदास और शेक्सपियर की कोई तुलना नहीं, क्योंकि कालिदास बहुत बड़े राइटर थे, बहुत बड़े लेखक थे। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में कई किताबें लिखी हैं। तो देखिए, मालवानित्रम जो लिखी है, आइए पहले मालवानित्रम की बात। मालवानित्रम से हमें किसकी जानकारी मिलती है? मालवानित्रम से हमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है। किस वंश की जानकारी मिलती है? हमें शुंग वंश की जानकारी प्राप्त होती है मालवानित्रम से। ठीक है, और ये रचना किसकी? कालिदास की। अब आइए कालिदास की अन्य किताबों के बारे में बात करते हैं। अन्य रचनाएं कालिदास की, ऋतु संहार। ऋतु संहार किसकी रचना है? कालिदास की रचना है ऋतु संहार दूसरी। और इनकी रचना कौन सी है कालिदास की? मेघदूत। मेघदूत। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। मेघदूत, ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, और कालिदास जो है चंद्रगुप्त सेकंड, या मैं कहूं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में शामिल थे। किसमें शामिल थे? चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में शामिल थे। शामिल थे, ठीक है, चंद्रगुप्त के नवरत्नों में शामिल थे। बात करते हैं बारहवीं। बारहवीं की रचना कौन सी? क्रांतर्जुनिया। क्रांतर्जुनियम इनकी रचना है, बारहवीं की रचना है क्रांतर्जुनिया। ठीक है, व्यास। तो व्यास को तो आप जानते ही हो, इनकी रचना कौन सी है? महाभारत। महर्षि व्यास की रचना कौन सी है? महाभारत महर्षि व्यास की रचना है। ठीक है, हर्ष जो वर्धन वंश, हर्षवर्धन है जो मौखरी वंश के शासक थे, कन्नौज के शासक थे, हर्षवर्धन की रचना है नागनंदा। नागनंदा। ठीक है, एक रचना है नागनंदा। नागनंदा इनकी रचना है, नागनंदा। ठीक है, नागनंदा। रत्नावली। रत्नावली और प्रियदर्शिका इसकी रचना है, ये हर्ष की रचना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के किस व्यक्ति ने मालवानित्रम लिखी है, तो मालवानित्रम कालिदास ने लिखी। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। मालवानित्रम से हमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भक्ति संत अंडाला निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित थी? निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित? तो देखिए, पहली बात करते दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में दो भक्ति संत थे। दक्षिण भारत में देखिए, एक थे वैष्णव संत, यानी जो विष्णु की उपासना करते थे, वैष्णव संत। वैष्णव संत जो किसकी उपासना करते थे? विष्णु की। और एक थे शिव, शैव संत, जो शिव की उपासना करते थे। कौन से संत थे? शैव संत। शैव संत। ठीक है, शैव संत जो किसकी उपासना करते थे? शिव की उपासना करते थे। वैष्णव संतों को कहते थे अलवर। अलवर थे वैष्णव संत। और नैनार कौन थे? शिव संत। नैनार। शैव संतों को नैनार कहा जाता था। ठीक है, तो अंडाला कौन सी संत थी? अंडाला महिला थी। और एक कैसी संत थी? वैष्णव संत थी अंडाल। अंडाल ये कैसी संत थी? वैष्णव संत थी। और कौन थी? महिला थी। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा?
कैसी संत थी? ये वैष्णव संत थी। ठीक है, संप्रदाय से संबंधित थी, वैष्णव समुदाय से संबंधित थी। और ये कौन सी संत थी? ये तुम्हारी अलवर संत थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए इधर, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कि संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो आइए देखिए, संगम साहित्य दक्षिण भारत का है। कहाँ का? ये दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। ठीक है, कहाँ का है? दक्षिण भारत का। अब आप समझी गए हो, इसकी भाषा जो थी तमिल थी। तमिल भाषा कौन सी थी? तमिल। ठीक है, और तमिल जो है हमारी सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा भी है तमिल। ठीक, क्लासिकल लैंग्वेज है। अब देखिए, दक्षिण भारत में 3 राजवंशों की इससे जानकारी मिलती है, चोल, चेर और पांड्य। चोल, चेर और पांड्य, 3 वंशों की जानकारी मिलती है संगम साहित्य से। ठीक है, दूसरी बात, अब बात आती है कि संगम में क्या था? संगम में था तमिल कवियों की बैठक थी। ये संगम क्या थी? तमिल कवियों की बैठक, तमिल कवियों की बैठक थी। यानी जो कवि सम्मेलन होता है उसी टाइप का ये तमिल कवियों का सम्मेलन था। कवियों की बैठक, संगम का मतलब मिलन स्थान, बैठक। तो ठीक है, 3 संगम हुए। टोटल कितने संगम हुए? 3 संगम हुए। ठीक है, प्रथम, द्वितीय और एक है तृतीय, 3 संगम हुए। ठीक है, प्रथम संगम कहाँ हुआ है? मदुरई में, मदुरई में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की थी अगस्त्य ऋषि ने। अगस्त्य ऋषि, अध्यक्षता किसने की थी इसकी? अगस्त्य ऋषि ने की थी। ठीक है, द्वितीय भी कहाँ हुआ? द्वितीय हुआ कपाटपुरम में, कपाटपुरम। द्वितीय कहाँ हुआ? कपाटपुरम में हुआ। और इसकी अध्यक्षता भी किसने की? अगस्त्य ऋषि ने, अगस्त्य ऋषि। ठीक है, अगस्त्य ऋषि ना मिले तो तोल कप्पियम ने की थी, तोल कप्पियम ने अध्यक्षता। तीसरा, तीसरा कहाँ हुआ? ये फिर मदुरई में हुआ, मदुरई। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसके तरीके नक्की कर ने, नक्की कर। अध्यक्षता किसने की? नक्की करने की थी इसकी अध्यक्षता। दूसरी बात आपको बता दूं, इन तीनों जो संगम हुए थे इनको संरक्षण पांड्य शासकों का था। संरक्षण किसने दिया इनको? संरक्षण पांड्य शासकों ने। संरक्षण किसका था? पांड्य शासकों का। ठीक है, दूसरी बात देखिए, इसमें कई ग्रंथ लिखे हुए होते। जो द्वितीय बौद्ध संघ थी इसमें एक तिरुकुराल, ठीक है, तोलकप्पियम जो संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। और जो संगम साहित्य है उनमें शिल्पाधिकारम, मणिमेखलम, ये संगम साहित्य में लिखे गए महाकाव्य हैं। शिल्पाधिकारम है, मणिमेखलम है। और इनमें जो कहानियां दी गई उससे समाज को, समाज का जो चरित्र वो दिखाया गया है, समाज का स्वरूप, और उससे लोगों को सीख दी गई है। ठीक है, तो याद रखिए, आपसे पूछा गया संगम साहित्य किस भाषा से संबंध, आप तो इतना ही याद रखिए, तमिल भाषा से संबंधित है, दक्षिण में हुआ है, पांड्य शासकों ने संरक्षण प्रदान किया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से 712 ईस्वी में किसने भारत पर आक्रमण किया? तो देखिए, भारत पर 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण हुआ। किस पर आक्रमण हुआ? सिंध पर, सिंध पर आक्रमण हुआ। ठीक है, सिंध पर आक्रमण। और सिंध पर आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने, जिसको हम MBQ कह देते हैं शॉर्ट में। क्या कह देते हैं? MBQ, यानी किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। अब देखिए, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जान लीजिए। भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर जजिया कर, जजिया कर लगाने वाला पहला शासक, भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक है ये। ठीक है, कि भारत में जजिया कर, भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक, वाला पहला शासक। ठीक है, पहला शासक, भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था ये। दूसरा, तोपों का प्रयोग भी इसी ने किया। तोपों का प्रयोग, प्रयोग युद्ध में करने वाला पहला शासक, युद्ध में करने वाला पहला शासक था। ठीक है, पहला शासक मोहम्मद बिन कासिम, पहला शासक। ठीक है, और ये सफल रहा था। ठीक है, सिंध पर जो आक्रमण किया ये पहला सफल आक्रमण था भारत पर, मुसलमानों का पहला सफल आक्रमण। इससे पहले भी 2 बार आक्रमण कर चुके थे लेकिन वो असफल रहा था।
पहला सफल आक्रमण, ठीक है। दूसरी बात देखिए, महमूद गजनवी ने बाद में कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया इसने, 17 बार। इसका उद्देश्य सिर्फ धन लूटना था, बाद में सत्ता स्थापित करना नहीं था, ठीक है। और बाद में जो आपसी फूट थी राजपूत राजाओं के बीच, उसका इसने लाभ उठाया और इसने बाद में 17 बार आक्रमण किया। और इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर। प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर पर जो 16वां आक्रमण था इसका, प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर, जो 16वां आक्रमण था इसका महमूद गजनवी का, ठीक है, 16वां आक्रमण था। मोहम्मद गौरी की बात करें तो आइए इधर लेते हैं मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, देखिए मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण किया था 1178 में। 1178 में इसने पहला आक्रमण किया एलवाड़ पर, जिसमें यह पराजित हुआ था। भीम सेकंड ने इसको पराजित कर दिया एलवाड़ के युद्ध में 1178 में। फिर इसका दूसरा बड़ा युद्ध था 1191 में, तराइन का प्रथम युद्ध। और तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा पराजित हुआ। तराइन के प्रथम युद्ध में किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित होता है। फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, और जिसमें ये पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता और भारत में हिंदू सत्ता का अंत कर देता, और यहीं से दिल्ली पर मुसलमानों की सत्ता स्थापित हो जाती है, ठीक है। ऐबक ये गुलाम वंश का संस्थापक कहिए इसे, गुलाम वंश का संस्थापक था ऐबक, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक था ऐबक। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में 712 ईस्वी में किसने भारत पर आक्रमण किया? 712 ईस्वी में भारत पर जो आक्रमण किया वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, ठीक है। और ये पहला सफल आक्रमण था, यानी सिंध पर किया गया पहला सफल आक्रमण किसका था? मोहम्मद बिन कासिम का था। इससे पहले 2 बार आक्रमण कर चुके थे लेकिन असफल रहे थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपसे पूछा गया कि भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? यानी भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश। तो आइए देखिए, भारत में दिल्ली पर सत्ता स्थापित हुई थी तो दिल्ली सल्तनत। कौन सी? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले शासन किया गुलाम वंश ने, गुलाम वंश, ठीक है। और गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है वो रहता है तुम्हारा 1206 से, गुलाम वंश का टाइम पीरियड 1206 से 1265 तक, ठीक है। नहीं 1265 तक नहीं, बलवन भी इसी के अंतर्गत आएगा। अब 1290 तक रहता है। कब तक? 1290 तक, ठीक है, गुलाम वंश का। गुलाम वंश के बाद आते हैं खिलजी। खिलजियों का टाइम पीरियड रहता है 1290 से 1320 तक, ठीक है। इसके बाद आते हैं, खिलजियों के बाद आते हैं तुम्हारे तुगलक। तुगलकों का जो टाइम पीरियड है वो रहता है 1320 से 1414 तक, ठीक है। 1320 से 1414 तक रहता है। और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश है तुगलक वंश, 1414 तक रहता है। इसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश, और सैयद वंश का टाइम पीरियड रहता है 1414 से 1451 तक, ठीक है। और फिर आते हैं लोधी, लोधी वंश। लोधी वंश का टाइम पीरियड रहता है तुम्हारा 1451 से 1526 तक, ठीक है। तो देखिए आपसे इसमें भी क्वेश्चन पूछा था, खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया। इस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया, इस वंश ने, ठीक है। सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया? तुगलक वंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया, लंबे समय तक शासन किया किस वंश ने? तुगलक वंश ने शासन किया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत और मुस्लिम राजवंश कौन, मतलब भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? तो गुलाम वंश था। पहला राजवंश कौन सा था? गुलाम वंश था। भारत पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? गुलाम वंश था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पहला गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। और जबकि गुलाम वंश ने 1200 से 1290 तक ही शासन किया है। और सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया है? तो सबसे लंबे समय तक तुगलक वंश ने शासन किया है। और
खिलजियों ने सबसे कम समय तक शासन किया। अब यही आया कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो देखिए दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन पेपर में क्वेश्चन पूछा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। और इल्तुतमिश ही पहला मुस्लिम शासक था जिसने दिल्ली से शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो लाहौर से शासन किया था, इसलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है, यानी किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है। तो देखिए इल्तुतमिश की कब्र किस में, कुतुब मीनार में। आइए बात करते हैं कुतुब मीनार की। देखिए कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, नींव किसने रखी, तो इसकी नींव रखी ऐबक ने। नींव किसने रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, बात आती है कि बनवाया क्यों। क्वेश्चन पूछा गया कि कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाएगी, कि कुतुब मीनार ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया। सित्ती संप्रदाय के संस्थापक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया, काकी की याद में। ठीक है, इसने नींव रखी, लेकिन पूरा किसने करवाया, इसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। पूरा करवाया किसने, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। ठीक है, और इसी में इल्तुतमिश की कब्र है। इल्तुतमिश की कब्र किसमें, कुतुब मीनार में। ठीक है, दूसरी बात, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, हमीदा बानो बेगम ने। हमीदा बानो बेगम ने अकबर के समय बना था। आपसे वैसे पूछ लिया जाए तो कौन बादशाह था उस समय, अकबर बादशाह था। बनवाया किसने, हमीदा बानो बेगम ने। बात आती है कि लाल किला किसने बनवाया, तो याद रखिए लाल किला कहाँ स्थित है, रेड फोर्ट दिल्ली में स्थित है। और ये किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया। किसने बनवाया, शाहजहां ने। ठीक है, किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया। आगरा फोर्ट की स्थापना किसने करवाई, आगरा फोर्ट अकबर ने बनवाया। ठीक है, लेकिन रेड फोर्ट किसने बनवाया, रेड फोर्ट शाहजहां ने बनवाया। पेपर में क्वेश्चन आया कि रेड फोर्ट किसने बनवाया, तो शाहजहां ने बनवाया। देखिए दोनों जो फोर्ट है वो लाल बलुआ पत्थर से बने हैं, लेकिन दिल्ली वाले किले को हम रेड फोर्ट कहते हैं और आगरा वाले किले को आगरा फोर्ट कहते हैं। याद रखना, उसे देखकर ये मत समझ लेना कि वो लाल किला है आगरा वाला लाल किला नहीं है, वो कैसा, आगरा फोर्ट है। ठीक है, महाबोधि मंदिर ये गया में स्थित है, भगवान बुद्ध को समर्पित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने तबकाते नासरी लिखी। तो देखिए तबकाते नासरी मिनाज उस सिराज की किताब है। किसकी किताब, मिनाज उस सिराज की किताब है। तब वो मिनाज उस सिराज की किताब है। कौन सी, तबकाते नासरी किसकी किताब, मिनाज उस सिराज की किताब है, तबकाते नासरी। ठीक है, आइए बात करते हैं अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहते हैं। क्या कहते हैं, तोताए हिंद। तोताए हिंद किसको कहते हैं, अमीर खुसरो को कहते हैं। देखिए अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, अमीर खुसरो का जन्म कासगंज में हुआ है। कहाँ हुआ है, कासगंज में। देखिए पहले एटा था, अब एटा से एक नया जिला बना दिया कासगंज। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ, कासगंज में हुआ अमीर खुसरो का जन्म। इनको तोताए हिंद कहते हैं। इन्होंने सबसे अधिक यानी 7 सुल्तानों का काल देखा है। इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा है इन्होंने। इनकी पुस्तक कौन कौन सी है, तो इनकी पुस्तक है आशिकी, नूर सिपहर, ठीक है, खुजानल पथू, फतू, ठीक है, तुगलक नामा। इनकी अंतिम किताब है तुगलक नामा। इनकी अंतिम पुस्तक है ये तुगलक नामा। ठीक है, पेपर में पूछा था अंतिम पुस्तक कौन सी, तुगलक नामा। जियाउद्दीन वर्नी, तो जियाउद्दीन वर्नी की किताब है तब वो इनकी किताब है तारीख फिरोजशाही। किताब कौन सी है इनकी, तारीख फिरोजशाही। जियाउद्दीन वर्नी की किताब कौन सी, तारीख फिरोजशाही। ठीक है, फिरोज शाही।
इनकी किताब कौन सी है? तारीख है फिरोज शाही। अलबरूनी, अलबरूनी जो है वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, और इसकी किताब कौन सी है? अलबरूनी की पुस्तक है तुम्हारी, अलबरूनी की पुस्तक है तुम्हारी किताबुल हिंद, या तहकीकात हिंद कहते हैं जिसको, किताब उल हिंद। किताबुल हिंद किसकी किताब है? अलबरूनी की किताब है, किताबुल हिंद। ठीक है, आपसे पूछेगा तबकात नासिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तबकात नासिरी पुस्तक किसने लिखी है? मिनहाज उस सिराज ने लिखी है। अब आप बताइए मुझे कि वह कौन सा सुल्तान है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी? एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है, तो देखिए एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, आत्मकथा लिखने वाला सुल्तान, आत्मकथा लिखने वाला सुल्तान, वाला सुल्तान कौन है? फिरोज शाह तुगलक। कौन है? फिरोज शाह तुगलक, इसने आत्मकथा लिखी है अपनी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी है। था फिरोज शाह तुगलक ही ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान, यानी ब्राह्मण पर जजिया कर किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया ब्राह्मणों पर जजिया कर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? यानी राज्य की जो कल्याणकारी अवधारणा है वो संविधान के किस भाग में दी गई है? तो देखिए नीति निर्देशक तत्वों में राज्य की कल्याणकारी भावना दी गई है। किसमें दी गई है? नीति निर्देशक तत्वों में। आइए, नीति निर्देशक संविधान के किस भाग में? ये भाग 4 में दिए गए। कहाँ दिए गए? भाग 4 में दिए गए। कहाँ से लिए हमने? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए नीति तत्व? आयरलैंड से। ठीक है, कितने से कितने आर्टिकल तक है? ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। नीति तत्व कितने से कितने आर्टिकल है? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक नीति तत्व दिए गए हैं। ठीक है, दूसरी बात देखिए, नीति तत्व जो ये वाद योग्य नहीं है। कैसे नहीं है? वाद योग्य नहीं है ये। ठीक है, वाद योग्य नहीं है, यानी इनके खिलाफ किसी भी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ये किसी भी न्यायालय में आप क्या नहीं कर सकते? अगर इनके खिलाफ वाद नहीं ला सकते, यानी केस नहीं ला सकते हो इनके खिलाफ। ठीक है, मूल अधिकार ये संविधान के किस भाग में? भाग 3 में। मूल अधिकार किस में दिए गए? भाग 3 में दिए गए हैं। 12 से 36 तक, 12 से 35 तक है। कितने तक है? 12 से 35 तक दिए गए हैं मूल अधिकार। 12 से 35 तक मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिए हमने? यूएसए से। ये कहाँ से लिए? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए। ये वाद योग्य है, इनके खिलाफ किसी भी न्यायालय में हम अपील कर सकते हैं, रिट ला सकते हैं। ठीक है, संविधान के उस देश का, ये संविधान के उस देश का ही क्या, इसको प्रस्तावना कहते हैं। संविधान की जो उस देश का, ये इसे संविधान निर्माताओं ने इसे क्या किया है? संविधान की आत्मा है, आत्मा है ये उद्देश्य का। संविधान की क्या है? आत्मा है। ठीक है, जहां संविधान की भाषा संदिग्ध लगती है वहां उद्देश्य का को क्या कहते हैं? वहां उद्देश्य का जो है संविधान की जहां भाषा संदिग्ध लगती है तो उनके विचारों को जानने की कुंजी है संविधान निर्माताओं के। भाग 5 में, भाग 5 में क्या दिया? संघ यानी केंद्र। ठीक है, संघ सरकार है। ठीक है, भाग 5 में इसी में राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है। आइए इधर बात करते हैं भाग 5 में। भाग 5 में क्या है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट, संसद। ठीक है, ये सब भाग 5 में दिया है। और सीएजी नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सब किस में दिया गया? भाग 5 में दिया गया। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किस में दिए गए? तो नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस अनुच्छेद के तहत भारत 1975 में आपातकाल लगाया गया था? तो किस अनुच्छेद के तहत लगाया? तो आपातकाल 352 के तहत लगाया गया था। किसके तहत? 352 के तहत। आइए आर्टिकल 352 में, ठीक है, आर्टिकल 352 मूल संविधान में क्या था? तो मूल संविधान में लिखा हुआ था, मूल संविधान में था युद्ध, बाह्य आक्रमण, युद्ध, बाह्य आक्रमण है, और आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग था। कौन सा शब्द था? आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति।
कौन सा शब्द था? आंतरिक अशांति शब्द था। कौन सा शब्द था? आंतरिक अशांति शब्द। इसका प्रयोग ये शब्द था और इसके आधार पर ही 1975 में क्या लगाया गया था? आपातकाल। आंतरिक अशांति के आधार पर क्या लगाया? 1975 में आपातकाल लगाया, आपातकाल लगाया गया। ठीक है। और इस शब्द को 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। संशोधन द्वारा हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया इसको। ठीक है। कौन से संशोधन द्वारा हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस शब्द को हटा दिया गया और इसके स्थान पर क्या कर दिया गया? इसके स्थान पर जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह। कौन सा शब्द जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। शब्द जोड़ा गया। कौन सा शब्द जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ठीक है। सॉरी, कौन सा शब्द जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ठीक है। तो 352 किस अनुच्छेद के तहत? 352 के तहत लगाया गया। 360 में क्या है? वित्तीय आपात। 360 में क्या है? वित्तीय आपात है। 360 में क्या है? वित्तीय आपात। ठीक है। दूसरी बात, 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक तंत्र का विफल होना। राष्ट्रपति शासन या कहूँ इसको संवैधानिक तंत्र विफल होना। संवैधानिक तंत्र विफल होना। संवैधानिक तंत्र विफल होना। ठीक है। आर्टिकल 343, तो देखिए आर्टिकल 343 भाग 17 में, और इसमें क्या है? राजभाषा। राजभाषा यानी केंद्र की जो राजभाषा होगी वो किसमें दी गई? आर्टिकल 343 में दी गई है, केंद्र की राजभाषा। ठीक है। आइए इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा हम। देखिए भाग 17 संविधान का कौन सा? भाग 17। भाग 17 में क्या? राजभाषा है। राजभाषा। तो देखिए राजभाषा से हमें कुछ आर्टिकल याद रखने हैं। आर्टिकल 343, आर्टिकल 344, आर्टिकल 345 और आर्टिकल 348। ठीक है। 4 आर्टिकल आपको तो याद रखने ही रखने। तो इसमें क्या है? केंद्र की राजभाषा, संघ की राजभाषा, केंद्र की राजभाषा है इसमें। केंद्र की राजभाषा, राजभाषा। ठीक है। दूसरी बात 344 में राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग। ठीक है। दूसरी बात 345 में राज्यों की राजभाषा, राज्यों की राजभाषा, राजभाषा। कौन से आर्टिकल में दी गई है? 345 में दी गई। 348 में क्या है? 348 में क्या दिया गया है? तो याद रखिए 348 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की भाषा अंग्रेजी होगी। भाषा क्या होगी? अंग्रेजी। क्या होगी? अंग्रेजी होगी। ठीक है। दोनों की भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी। दूसरा देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, आपसे पूछा जाए कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी जो है हमारी राजभाषा है, ये आर्टिकल 343 में दिया गया है। ठीक है। भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है। आइए चलिए दूसरी बात आपसे पूछा है आपातकाल कौन से भाग में, तो आपातकाल हमारा संविधान के भाग 18 में है आपातकाल। ठीक है। इमरजेंसी भाग संविधान के भाग किसमें? 8 में। देखिए एक बात और जान लेते हैं यहाँ, आपातकाल यानी 352 का प्रयोग कितनी बार हुआ? प्रयोग 352 का प्रयोग अब तक 3 बार हुआ है। कितनी बार हुआ? 3 बार। ठीक है। पहला हुआ 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, भारत चीन युद्ध के समय। ठीक है। युद्ध के समय 1962 में भारत चीन युद्ध के समय हुआ। दूसरा 1971 में, कब हुआ? 1971 में हुआ, 1971 में। ठीक है। मैं कहूँ भारत पाक युद्ध के समय या बांग्लादेश की आज़ादी के समय। 1971 में भारत पाक युद्ध के समय, पाक का मतलब पाकिस्तान, युद्ध के समय। ठीक है। या मैं कहूँ इसे बांग्लादेश की आज़ादी के समय, या आप जान लीजिए
इसी समय कौन आज़ाद हुआ? बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश की आज़ादी के समय, बांग्लादेश की आज़ादी के समय, आज़ादी के समय, ठीक है, बांग्लादेश की आज़ादी के समय हुआ इसका प्रयोग, ठीक है। भारत पाक युद्ध के समय या बांग्लादेश की आज़ादी के समय या एक बार और वो 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा, जैसा कि मैंने अभी बता ही दिया है तुम्हें, के द्वारा किया गया था आंतरिक अशांति के आधार पर, ठीक है। और आपातकाल संविधान के कौन से भाग में है? कौन बताएगा तुम में से? आपातकाल संविधान के कौन से भाग में? तो भाग 18 में। आपातकाल संविधान के कौन से भाग में? भाग 18 में आपातकाल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 87 के अनुसार संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है। आर्टिकल 87 के अनुसार संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है। तो दोनों सदनों को आर्टिकल 70 के कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति संबोधित करता है। कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति संबोधित करता है सदनों, संसद के दोनों सदनों को। आइए इधर, लोकसभा अध्यक्ष कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 93 में लोकसभा अध्यक्ष है। 93 में कौन है? लोकसभा अध्यक्ष है। आर्टिकल 93 में कौन है? लोकसभा अध्यक्ष है। दूसरी बात देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ही आर्टिकल 108 में क्या दिया गया है? संयुक्त अधिवेशन दिया गया है। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष, याद रखिए अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 87 के संसद के दोनों सदनों को संबोधित कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। महान्यायवादी आर्टिकल 76 में दिया गया। अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी जो वो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है। ये कौन है? केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, या वकील समझ लीजिए आप, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है, विधि अधिकारी। दूसरी बात, आर्टिकल 88 के तहत, आर्टिकल 88 के तहत, आर्टिकल जो 88 है तुम्हारा, उसके तहत ये संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता, ठीक है। ये संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। आर्टिकल 88 कहता है संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, ठीक है, परंतु मतदान नहीं कर सकता, परंतु मतदान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्या मतदान नहीं कर सकता, ठीक है। क्या नहीं कर सकता? मतदान नहीं कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो राष्ट्रपति हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी? देखिए लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसलिए क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी? 80 है, जो पूरे देश में किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। 31 राज्यसभा सीटों की संख्या यूपी में, राज्यसभा सीटें, राज्यसभा सीटें की सीटें कितनी है? 31 है राज्यसभा सीटें, ठीक है। ये कितनी? 403, क्या कौन सी सीट है? 403 जो है ये विधानसभा सीट है, विधानसभा सीट है, ठीक है, सभा सीट है। तो यूपी में 80 कौन सी सीट है? लोकसभा की। 31 सीटें किसकी? राज्यसभा की। और 43 सीटें किसकी हैं? विधानसभा की सीटें। चलिए आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस, तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। उससे पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था, उत्तर प्रदेश की स्थापना, ठीक है। उससे पहले इसका नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? यानी केंद्रीय मंत्री का पद और उनकी सदस्यता कौन निर्धारित करता है? तो देखिए केंद्रीय मंत्री पद का भारत का राष्ट्रपति, शासन के दल का अध्यक्ष, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति। तो केंद्रीय मंत्री पद की सदस्यता और कौन निर्धारित करता है? भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करता है। देखिए आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 कहता है
74 ये कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, सहायता के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, दूसरी बात, आर्टिकल 75 ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, तो मंत्री जो व्यक्तिगत तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्री परिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति का। देखिए, व्यवहार में ये आवश्यक है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, लेकिन संविधान में क्या लिखा है? राष्ट्रपति करेगा। तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या लिखिए, किसके तहत सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, किसके तहत सुप्रीम कोर्ट के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? यहाँ होगा रिट, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, रिट जारी करता है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि किसके तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय आदेश रिट जारी करता है। ठीक है, तो देखिए रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। आप सबको पता है, मूल अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। और कौन से? आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है। 124 में क्या? सुप्रीम कोर्ट का गठन है। 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का गठन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का गठन कौन से आर्टिकल में? 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन है। आप सबको पता है ये बात। आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक अधिकार है, यानी कोई भी है, कुछ ऐसे मामले जिनकी सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती है, मैं कहूँ सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक अधिकार है। ठीक है, प्रारंभिक अधिकार। ठीक है, प्रारंभिक अधिकार में क्या आता है? राज्य के मध्य विवाद, जैसे राज्य के मध्य विवाद हो जाए, राज्य के मध्य विवाद। ठीक है, राज्य के मध्य विवाद हो जाए। दूसरी बात, राज्य केंद्र के मध्य विवाद, राज्य केंद्र के मध्य विवाद, राज्य के मध्य विवाद, राज्य केंद्र के मध्य विवाद। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक अधिकार है। राज्य के मध्य विवाद हो जाता है, राज्य केंद्र के मध्य विवाद हो जाता है। कौन से आर्टिकल में दिया? आर्टिकल 131 में दिया। आर्टिकल 232 में क्या है? आर्टिकल 232 में अंतर्राज्यीय, और वो आर्टिकल 262 में दिया अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। ठीक है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, राज्य नदी जल विवाद। ठीक है, ठीक है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद और राज्य के मध्य विवाद ये अलग अलग है। ठीक है, राज्य के मध्य विवाद होगा तो इनकी सुनवाई कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में ही होगी, और कहीं नहीं होगी। जबकि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद की सुनवाई कहाँ होती है? हाई कोर्ट में होती है। इनकी सुनवाई कहाँ हो सकती है? हाई कोर्ट में हो सकती है। ऐसी आर्टिकल 263 और जान लीजिए, यहाँ पर ये आर्टिकल थोड़ा कन्फ्यूज करते हैं। आर्टिकल 263 में क्या? अंतर्राज्यीय परिषद है, अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद। आपसे पूछा जाएगा कि अंतर्राज्यीय परिषद कौन से आर्टिकल में? तो अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263 में दी गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 262 में क्या दिया गया? अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? निम्न में कौन जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो देखिए, इस ऑप्शन के हिसाब से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। वैसे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? औरैया है। कोंडा जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी औरैया है। ठीक है, और इसमें जो दिया गया है उस ऑप्शन के हिसाब से महेंद्रगिरी है। कंचनजंगा
कंचनजंगा जो है भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना। हिमालय पर्वत की, भारत में हिमालय पर्वत की, लिख दो भारत में, भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ, भारत में। ठीक है, वैसे कौन है, माउंट एवरेस्ट है चोटी हिमालय की। ठीक है, अन्नायमुडी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नायमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नायमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये, सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अन्नायमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नायमुडी। केटू, केटू जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी, याद रखना, केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत की भारत में सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, केटू जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, फ्रांस हिमालय की है ये, सबसे ऊंची चोटी है, चोटी। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रेणी पर है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग है, किसका भाग है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग है। कौन सी पर्वत श्रेणी का भाग है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग है। ठीक है, केटू जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग है। आपसे पूछा निम्न में से कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ओरेकोंडा है। कंचनजंगा जो है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। अन्नायमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो वो अन्नायमुडी, हाँ, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और केटू जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि उस दर्रे का नाम बताइए जो उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जिस दर्रे का प्रयोग किया जाता है उस दर्रे का नाम है लिपुलेख दर्रा। पिथौरागढ़ जिले में है ये, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है लिपुलेख दर्रा, जिसका प्रयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। बनियाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बनियाल दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसी बनियाल दर्रे में क्या स्थित है, जवाहर सुरंग स्थित है, जवाहर सुरंग है। ठीक है, दूसरी बात, NH44 इसी से होकर गुजरता है, NH44 इसी से होकर गुजरता है। नाथुला दर्रा, नाथुला और जयलिपला ये दोनों दर्रे कहाँ है, सिक्किम में है। ये नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, सिक्किम में। दो दर्रे, एक नाथुला और एक जयलिपला भी है, जयलिपला दर्रा ये कहाँ स्थित है, सिक्किम में। बोमडिला दर्रा कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में, बोमडिला दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, एक दो दर्रा और जान लीजिए जो बहुत पूछा जाता है। एक है सिपकीला दर्रा, सिपकीला, सिपकीला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है ये, हिमाचल में। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश। और सिपकीला दर्रे से कौन सी नदी आती है भारत में, सतलज नदी। बहुत पूछा गया ये क्वेश्चन पेपर में, सतलज नदी प्रवेश करती है भारत में इससे। ठीक है, सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है कौन सी नदी, सतलज नदी प्रवेश करती है। ठीक है, याद रखिए, बनियाल दर्रा, नाथुला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, तो बॉम्बे दर्रा, लिपुलेख दर्रा से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है। ठीक है, आगे आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कुची-कला जलप्रपात स्थित है। तो देखिए, कुची-कला जलप्रपात जो है कहाँ स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है, सुमोग नदी पर स्थित है कुची-कला जलप्रपात। ठीक है, कुछ जलप्रपात और जान लेते। एक है जोग जलप्रपात, बहुत पूछा जाता है, जोग जलप्रपात, प्रपात इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, गुरसप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। ये भी कहाँ है, कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पर है ये, कर्नाटक में, जोग जलप्रपात। ठीक है, कौन सी नदी पर है, शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर। एक आता है तुम्हारा वो चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात। इस चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्याग्रा कहते हैं, भारत का न्याग्रा।
क्या कहते हैं इसको, भारत का न्यागरा कहते हैं। और ये जलप्रपात कौन सी नदी पर, ये जलप्रपात तुम्हारा इंद्रावती नदी पर, इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी किसकी सहायक है, गोदावरी की सहायक है ये। किस राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में। एक है हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात, ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात, जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, ये तुम्हारा स्वर्ण रेखा नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। और कहाँ स्थित है ये स्थित है आपका झारखंड राज्य में, झारखंड राज्य में, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, झारखंड राज्य में स्थित है। एक और जलप्रपात आ जाता है भेड़घाट या धुआंधार, लिखिए कौन सा, धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, जलप्रपात ये कहाँ स्थित है, धुआंधार, नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश में, जबलपुर में स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी में जबलपुर, ठीक है, जबलपुर में स्थित है नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। आपसे पूछा है कुकचीकला जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी भारतीय झील भारत में लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है, तो देखिए चिल्का झील, आगरा झील, कंजिया झील और मानसर झील। तो इनमें से चिल्का झील प्रसिद्ध है लैगून झील के। देखिए लैगून झील किसको कहते हैं, तो देखिए जैसे मान लीजिए समुद्र है इधर और ये समुद्र भूमि को काट कर इसमें अंदर घुस जाए, समुद्र जो है इस तट को काट कर जब अंदर घुस जाता है ऐसे, और फिर ये चारों तरफ मट्टी बन जाती है और वो झील बन जाती है, ऐसी झील को क्या कहते हैं, लैगून झील कहते हैं, लैगून झील, ठीक है। तो अन्य जो लैगून झील है उनके भी उदाहरण जान लीजिए, पुलिकट, पुलिकट कैसी झील है, पुलिकट भी लैगून झील है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में स्थित है, कोलेरू ये भी कैसी झील है, पुलिकट लैगून झील है ये, ठीक है। तो उसी बात, तो चिल्का झील जो है भारत में लैगून झील के रूप में पाई जाती है, पुलिकट भी है और कोलेरू है। चिल्का झील किस राज्य में, उड़ीसा में, इस राज्य में उड़ीसा में, और ये भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। देखिए राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सामर झील है, ठीक है। वैसे ओवरऑल भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। मीठे पानी की झील कौन सी है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील भारत में, ठीक है, बड़ी झील भारत में कौन सी है, भारत में, तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बुलर झील है, बुलर झील। और विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर, ठीक है। ये कहाँ पर है, बुलर झील कश्मीर में है, और ये भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील, ठीक है। कहाँ स्थित है, ये कश्मीर में स्थित है बुलर, ठीक है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में स्थित है कौन सी है, बुलर झील है। और आइए इधर सबसे बड़ी झील कौन सी है, बुलर झील है। और विश्व में मीठे पानी की, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, की सबसे बड़ी झील, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर, जो यूएसए में है, सुपीरियर, ठीक है। ये कहाँ, यूएसए में सुपीरियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून की मौसम अवधि कब होती है। तो देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा ही भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। इस मानसून द्वारा भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है भारत में, सबसे अधिक वर्षा होती है भारत में, सबसे अधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून में। और इस मौसम की अवधि क्या है, जून से सितंबर में होती है। कितनी होती है, जून से सितंबर में होती है इस मानसून की अवधि। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम की अवधि क्या होती है, जून से सितंबर होती है, ठीक है, जून से सितंबर में। और ये भारत में सबसे अधिक वर्षा यही इसी मानसून द्वारा होती है, ठीक है। चलिए आगे आइए,
अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अहोम जनजाति कहाँ निवास करती है। तो देखिए अहोम जनजाति असम में निवास करती है। अहोम जनजाति कहाँ निवास करती है? असम में निवास करती है अहोम जनजाति। ठीक है, जबकि भारत में सबसे अधिक जनजाति कहाँ निवास करती है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति, सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या, सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या, जनजाति संख्या कहाँ है? एमपी में। जनजाति संख्या कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। जबकि अहोम जनजाति का निवास करती है असम में निवास करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है। तो देखिए कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है कोयना नदी पर। बीसलपुर बांध कहाँ स्थित है? राजस्थान में। बीसलपुर बांध कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है बीसलपुर बांध। अलमाटी बांध कहाँ स्थित है? ये कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और किस राज्य में है? ये कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में अलमाटी बांध। मैटूर बांध ये कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। मैटूर बांध कहाँ है? कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। ठीक है, मैटूर बांध कहाँ है? कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। ठीक है, कुछ एक दो बांध और जान लीजिए। हीराकुंड बांध, हीराकुंड, हीराकुंड बांध कहाँ पर है? ये बांध महानदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है किस राज्य में? उड़ीसा में। हीराकुंड बांध महानदी पर है किस राज्य में? उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध। ठीक है, भाखड़ा नागला बांध, भाखड़ा नागल बांध, नागल बांध ये कौन सी नदी पर? भाखड़ा नागल बांध। जो आपका भाखड़ा नागल बांध है ये आपका सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर। ठीक है, कहाँ पर है? पंजाब और हरियाणा की सीमा पर है। पंजाब प्लस हरियाणा। ठीक है, दूसरी बात आपसे पूछेगा टेहरी बांध। टेहरी बांध, टेहरी बांध कहाँ है? भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर है टेहरी बांध। भागीरथी नदी पर है। टेहरी बांध कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। और कहाँ है ये? उत्तराखंड में। भागीरथी और वीलांगना मिलती है वहाँ पर टेहरी बांध उत्तराखंड में है। ठीक है, टेहरी बांध उत्तराखंड राज्य में कौन सा है? टेहरी बांध। एक और लिख ली दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना, घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये कहाँ पर स्थित है? दामोदर नदी घाटी परियोजना ये है तुम्हारी पश्चिमी बंगाल और झारखंड में। बंगाल और झारखंड में। ठीक है, झारखंड दामोदर नदी पर। और ये भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित कौन सा बांध महाराष्ट्र में? तो कोयना बांध महाराष्ट्र में, बीसलपुर राजस्थान में, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध कर्नाटक में और मैटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इटाइटाई नामक रोग के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी है। तो इटाइटाई रोग के लिए आप सबको पता है कैडियम धातु उत्तरदायी है इटाइटाई रोग के लिए। ठीक है, पारा से कौन सा रोग हो जाता है? पारा से मिनी माता रोग हो जाता है। मिनी माता रोग। मिनी माता रोग किससे होता है? पारा से होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि इटाइटाई रोग के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी? तो कैडियम होती है। और मिनी माता के लिए कौन सी? पारा धातु उत्तरदायी होती है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दवा का उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। उच्च रक्तचाप के लिए किस दवा का प्रयोग? तो हाइड्रोजेलिन दवा है जिसका प्रयोग उच्च रक्तचाप के लिए किया जाता है। आइए तो मान लीजिए उच्च रक्तचाप के लिए किसका हाइड्रोजन? तो सामान्य रूप से रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप सामान्य रूप से, सामान्य तो देखिए सामान्य रूप से जो रक्तचाप होता है याद रखना 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है। आपसे पूछा जाए कि रक्तचाप जो है 120/80 होता है, ये रक्तचाप वायुमंडलीय दाब से अधिक है या कम? तो याद रखिए ये 120 जो रक्तचाप होता है हमारा ये वायुमंडलीय दाब से अधिक है। वायुमंडलीय दाब से अधिक है। आप कहोगे कि दाब से अधिक है। ठीक है, और आप कहोगे वायुमंडलीय दाब से कैसे? कोई वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 760 होता है। तो एक्चुअली हमारा रक्तचाप कितना होता है? 760 प्लस 120। ठीक है, इतना अधिक होता है। 880 रक्तचाप होता है हमारा। कितना होता है? 880 होता है। तो 760 में से जो घटा देते हैं वो हम मापते हैं तो कितना होता है रक्तचाप हमारा? 120 आता है। ठीक है, सिस्टोल और पहले 120 होगा फिर 80 होगा, ना कि 80 120 नहीं होगा, 120 80 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है कि किन रोगों की प्रतिरोधक क्षमता है, तो बीसीजी का वैक्सीन लगता है। तो याद रखिए बीसीजी का वैक्सीन जो है ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगता है। किस बीमारी के लिए लगता है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए बीसीजी का वैक्सीन लगता है। और ये जो ट्यूबरकुलोसिस बीमारी है माइक्रोबैक्टीरिया से होती है। किससे होती है? माइक्रोबैक्टीरिया से। माइक्रोबैक्टीरिया से होती है। तो होती है माइक्रोबैक्टीरिया से होती है ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी से होती है, माइक्रोबैक्टीरिया से होती है ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी होती है। दूसरा चेचक, चेचक का भी टीका लगता है। और जो चेचक मुक्त भारत हो चुका है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? इसका टीका किसने बनाया? जॉन साल्क ने। जॉन साल्क ने किसका टीका बनाया? चेचक का टीका बनाया था जॉन साल्क ने। ठीक है। पोलियो, पोलियो जो रोग है, पोलियो रोग का ओरल वैक्सीन दी जाती है। इसकी कौन सी वैक्सीन दी जाती है? ओरल वैक्सीन दी जाती है। पोलियो मुक्त भी हो चुका है भारत। आगे आइए, 5 जगत का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? 5 जगत का वर्गीकरण विटकन ने दिया था। किसने दिया था? विटकन ने। ठीक है, इन्होंने 5 जगत का वर्गीकरण दिया विटकन ने। कौन कौन सा? तो विटकन ने बताया सबसे पहले इन्होंने दिया मोनेरा। ठीक है, यानी विटकन ने 5 जगत का वर्गीकरण दिया। मोनेरा, मोनेरा, फंजाई, फंजाई यानी कवक, फंजाई, मोनेरा सीधा सीधा लिखते हैं। कहता प्रोटोजोन्स, प्रोटो, फिर है मोनेरा, प्रोटोजोन्स है, मोनेरा है, फंजाई। ठीक है, प्रोटोजोन्स, मोनेरा, फंजाई और तुम्हारा प्लांटी। ठीक है, और फिर इनके बाद इसने दिया एनिमिलिया, एनिमिलिया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि जो वर्गीकरण है 5 जगत का वो किसने दिया? विटकन ने दिया। लीनियस ने सबसे पहले डिवाइड किया, लीनियस इन्होंने 2 जगत का वर्गीकरण दिया। 2 जगत का वर्गीकरण दिया, वर्गीकरण। लीनियस को वर्गीकरण का, वर्गीकी का पिता कहते हैं। इनको वर्गीकी का पिता कहते हैं। वर्गीकी का पिता किसको कहते हैं? लीनियस को कहते हैं वर्गीकी का पिता। ये कौन है? वर्गीकी के पिता। ठीक है, वर्गीकी का पिता कहते हैं इनको। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? वर्गीकी का पिता। ठीक है, यहाँ क्रम थोड़ा गलत हो गया, क्रम सही कर लीजिए आप। मोनेरा, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा। क्या हो? 1 2 सॉरी 2 3 4 और 5। ठीक है, लेमार्क, लेमार्क का संबंध किससे? जैव विकास से। जैव विकास से किसका संबंध है? लेमार्क का संबंध है जैव विकास से। लैंडस्टीनर, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, तो 5 जगत का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? विटकर के द्वारा 5 जगत का वर्गीकरण किया गया। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो देखिए शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक है। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा चुका है और आगे भी आ सकता है। देखिए पंडित रविशंकर सितारा, इससे संबंध है सितार वादन से, सितार वादन। उस्ताद जाकिर हुसैन को तो हम जानते ही हो, वाताज, वाताज वाला हेड। ठीक है, तबला। और बिस्मिल्लाह खां शहनाई। ठीक है, और शहनाई अगर अपनी बजवानी है तो भी पुलिस में सिलेक्शन लेना है। ठीक है, नहीं तो औरों की बारात में ही खाते रहना, अपनी बारात नहीं ले जा पाओगे। आइए चलिए, एथोरियम त्योहार किस राज्य में मना? तो एथोरियम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? असम में। किस राज्य में मनाया जाता है एथोरियम त्योहार? तो एथोरियम त्योहार, रुकिए गलत हो गया, एथोरियम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। एथोरियम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? एथोरियम त्योहार मनाया जाता है मिजोरम में। कहाँ का त्योहार है? मिजोरम का त्योहार है एथोरियम त्योहार। ठीक है, नागालैंड में क्या मनाते हैं? हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाते हैं? नागालैंड में। हॉर्नबिल महोत्सव, महोत्सव कहाँ मनाते हैं? नागालैंड में। स्थापना दिवस है हॉर्नबिल। असम में बिहू, 2-3 बिहू मनाए जाते हैं, 3 टाइप के बिहू मनाए जाते हैं असम में। ठीक है, एथोरियम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ में आज के सेशन को समाप्त करता हूँ।
और मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया और एक परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, और आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओके, नमस्कार।